पूरे देश में आज शासक जाति अगर किसी चीज से परेशान है तो शासक जाति परेशान है, उनके गले की हड्डी बनी है ओबीसी की जात आधारित जनगणना। वो ऐसी गले की हड्डी बनी है, न उसको निगल पा रहा है शासक जाति, न उगल पा, न इस मुद्दे को दबा पा रहा है, न जात आधारित गिनती करा पा रहा है। दोनों काम नहीं हो पा रहा है। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि दुश्मन जाति जो है ओबीसी के गिनती के मुद्दे पे उनके गले की हड्डी है, वो न निगल पाएंगे और न उगल पाएंगे। तो ये साथियों समझने का विषय। लेकिन सबसे पहले ये जो जागरण का कार्यक्रम है इसमें समझना यह जरूरी है कि ओबीसी की जात आधारित जनगणना जरूरी क्यों। सुनते तो हैं कि जात आधारित जनगणना होनी चाहिए, तो क्यों जरूरी है? एक उदाहरण बताता हूं। मान लीजिए एक बाप के 4 बच्चे और चारों बच्चों में अधिकार बांटना है, घर का सारा सामान बांटना है और बराबर बांटना है। चूंकि संविधान ये कहता है कि जिसकी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, संख्या के अनुपात में हिस्सेदारी। अब मान लीजिए 4 बच्चे हैं और पिताजी के पास 1 लाख रुपए है और बराबर बांटना है, तो सबसे पहले क्या करना होगा? उन चारों बच्चों के जेब को टटोलना होगा कि किसके जेब में कितना रुपया है। जब उनके जेब का निकाल कर गिनती होगा फिर उसके बाद बराबर हिस्सा बंट सकता है। हो सकता है किसी बच्चे के पास 50,000 हो और इधर 25-25 हजार हिस्सा लगे तो उसके पास 75,000 रुपया हो जाएगा। तो इस प्रकार गिनती क्यों जरूरी है? इसलिए जात आधारित जनगणना बहुत जरूरी है। जनगणना होगा तो क्या पता चलेगा? किसके पेट में कितना भूख है वो पता चलेगा, और वो भूख की पूर्ति के लिए सरकार को व्यवस्था देना होगा। ये अंग्रेज प्रत्येक 10 साल में करते थे जात आधारित जनगणना। और जनगणना से क्या है कि दूसरा उदाहरण एक देता हूं, पूरे प्रदेश में देता हूं। और ये उदाहरण आप जानिए हमारे तमाम वक्ताओं द्वारा बोला जाता है, जो कि मैं शुरुआत अंबेडकर नगर से किया था। अभी मैं अंबेडकर नगर से चल के इलाहाबाद आया और आप लोग भी अपने घर से चलकर आए हैं। और जब आप लोग यहां चल कर आए हैं तो थोड़ा लेट होगा तो आपके घर से फोन आएगा। फोन आएगा तो क्या आएगा? घर आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। तो जब आप कहेंगे कि हम आ रहे हैं तो दूसरा प्रश्न आएगा, और अगर लेट हुआ है तो दूसरा भी प्रश्न आएगा, क्या खाना खा के आएंगे कि घर में खाएंगे? इसका मकसद क्या है कि आपके घर में आपकी गिनती होगी तो खाना मिलेगा, नहीं तो मिलने वाला नहीं। इसलिए ये गिनती जरूरी है। इसमें 2 विषय और लगे, ओबीसी की जात आधारित जनगणना ना करना और मंडल कमीशन लागू ना करना, जो कि इसमें अधूरा। मंडल कमीशन लागू किया गया, इसमें लिखा जाना चाहिए कि मंडल कमीशन को पूरा लागू ना करना। मंडल कमीशन की जो सिफारिश है उसमें 2 सिफारिश लागू की गई, बाद बाकी अन्य सिफारिश आज भी पेंडिंग में है। उन सिफारिशों पे आज तक वार्ता तक नहीं की। और जो शासक जाति वो शोषित करने वाली जाति है, वो शोषण करना काम उनका है, इसलिए सदन में आज तक उन विषयों पे चर्चा तक नहीं हुई। तो ये इसमें तीसरा भी विषय लगा, सच्चर कमीशन लागू ना करना। तो साथियों अगर इनको देखा जाए तो थोड़ा इतिहास में जाना जरूरी। वो इतिहास क्या है कि आप जानिए, बाबा साहब जब संविधान लिख रहे थे तो बाबा साहब ओबीसी को अधिकार देना चाहते थे। तो इसके लिए प्लान किए कि किससे मिला जाए, क्योंकि बाबा साहब को एक मामला दिया गया कि आप जो भी संविधान का ड्राफ्ट तैयार करोगे उस ड्राफ्ट को सरदार पटेल को, पंडित जवाहरलाल नेहरू को और राजेंद्र प्रसाद जी को दिखाओगे। तो बाबा साहब सोचे ओबीसी को अधिकार देना है, तो ओबीसी को अधिकार देना है तो सरदार पटेल जी ओबीसी है और इन्हीं को दिखाया जाए। तो सरदार पटेल जी को दिखाए। क्या दिखाए? बाबा साहब बात किए सरदार पटेल जी से कि ओबीसी के विषय में भी कुछ बातें करना है और उनको भी अधिकार मिलना चाहिए, ये बात हमको करना है। तो सरदार पटेल जी प्रश्न किए बाबा साहब से। पढ़े लिखे लोग, और पढ़े लिखे लोगों की बात पढ़े लिखे लोगों को ज्यादा समझ में आए। तो बाबा साहब से सरदार पटेल जी क्या पूछे
कि ओबीसी कौन है? ताज्जुब लगेगा। अब आप सोचेंगे ऐसा प्रश्न है, ओबीसी कौन है? ओबीसी का आदमी और पूछ रहा है ओबीसी कौन है, अदर बैकवर्ड कास्ट कौन लोग हैं? तो बाबा साहब को समझ में आया, तो बाबा साहब कहे कि अब यही बात लिखते हैं। बाबा साहब कहे कि अब आर्टिकल 340 में यही लिखते हैं कि ओबीसी कौन है और इनका पहचान होना चाहिए, इनके लिए आयोग का गठन होना चाहिए और पहचान करके ओबीसी लोगों को भी अधिकार मिलना चाहिए। अभी ऐसा बात बोला जाए कि ओबीसी कौन है, एक ओबीसी आदमी बोल रहा है तो लोग बोलेंगे सरदार पटेल ऐसा बोले, लेकिन ऐसा बोलना मकसद है। अगर किसी को अधिकार देना है तो संविधान में वो व्यवस्था करना होगा, उनका पहचान होना चाहिए। इसलिए ओबीसी की जात आधारित जनगणना जरूरी है, उनका पहचान होना जरूरी है। आप जानिए, जब बाबा साहब ये लिखते हैं पहचान के लिए आयोग का गठन होना चाहिए, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू 1951 बीत गए, 1951 तक ओबीसी का गठन, आयोग का गठन नहीं किया। जब पंडित जवाहरलाल नेहरू आयोग का गठन नहीं किए तो आज तमाम लोग बड़ी बड़ी बात बोलते हैं मन से। नेतागिरी जो है एक अलग मामला है, बड़ी बड़ी बात बोलते हैं, लेकिन अगर गांव में प्रधान हो, अगर उस प्रधान से बोला जाए कि अपने समाज के लिए इस्तीफा दे दो, अपने किसी परिवार के लिए इस्तीफा दे दो, प्रधानी से देगा नहीं। लेकिन जब आयोग का गठन नहीं हुआ तो बाबा साहब अपने पद से इस्तीफा दिए, कानून मंत्री पद से इस्तीफा दे दिए और सदन में इस्तीफा दिए तो उनके लेटर को पढ़ने नहीं दिया गया। पहली घटना ऐसा है कि आदमी सदन में इस्तीफा दे रहा है और उस आदमी को सदन में उनके इस्तीफा लेटर को नहीं पढ़ने दिया गया। जानते क्यों नहीं पढ़ने दिया? क्योंकि सदन में आप देखिए, जब सदन चलता है तो सदन में क्या चलता है, लोग बोलते हैं तो रिकॉर्ड होता है, और रिकॉर्ड होता है तो आप अभी फेसबुक पर देखते हैं, टीवी पे देखते हैं, फला सांसद क्या बोला, फला मंत्री क्या बोला, क्या जवाब दिया। और सदन में जब बाबा साहब अपना लेटर पढ़ना चाहे तो उनको नहीं पढ़ने दिया गया, तो बाहर निकले बाबा साहब। और जब सदन के बाहर निकले बाबा साहब तो मीडिया के लोग बोले आप इस्तीफा दे दिए, क्यों दे दिए? तो बाबा साहब बोले कि आप अपने पेपर में छापोगे? तो बोले हाँ छापेंगे। तो बोले छापोगे तो लो मेरा इस्तीफा लेटर छाप दो। तो आप जानिए वो इस्तीफा लेटर तब पता चला कि बाबा साहब ओबीसी के लिए आयोग गठन पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा नहीं किया गया, जिसके लिए बाबा साहब कानून मंत्री पद से इस्तीफा दिए। ताज्जुब की बात बता रहा हूं, कोई ओबीसी आदमी आज भी नेता पड़े हैं। अभी 10% आर्थिक आधार पर आरक्षण लागू हुआ, 72 घंटे में लागू हुआ, और 72 घंटे में लागू हुआ तो ऐसे ऐसे नेता पड़े ओबीसी के कि सदन में आधा घंटा उसके विरोध में स्पीच किए कि आर्थिक आधार पे जो आरक्षण दिया जा रहा है यह संविधान विरोधी है। और आधा घंटा स्पीच देने के बाद वो सांसद क्या किए, उसके समर्थन में वोट दिए। भाषण आरक्षण के विरोध में कि 10% आर्थिक आधार पे जो आरक्षण सवर्णों को दिया जा रहा है उसके विरोध में स्पीच किए और वोट किए उसके समर्थन में। और जब सदन से बाहर निकले तो दिल्ली के जंतर मंतर पे धरना चल रहा था और उस धरने में शामिल हो गए। क्या तिरिया चरित्र है नेताओं का, समझिए आप लोग। एक आदमी सदन में जिस आरक्षण का विरोध कर रहा है वही आदमी उस आरक्षण के समर्थन में वोटिंग कर रहा है, और वही आदमी सदन से बाहर निकलता है, उसके विरोध में धरना चल रहा है, उस धरने में शामिल हो जा रहा है। और आज भी हमारे नेता उसको क्या कहते हैं, हमारे लोग सदन में बोल रहा है, बहुत दहाड़ के बोलता है। अभी आजमगढ़ से सांसद भी है, हमारे ही लोग भेजे। लेकिन क्या ये भुलुआ समाज है और बहुत जल्दी भूलने का आदत है, भूल जाते हैं बातों। तो आप जानिए नेताओं का चरित्र है। और बाबा साहब इस्तीफा दिए, ये आज ओबीसी के लोगों को मालूम नहीं। तो अभी कोई वक्ता बता रहे थे, एक जानकार होना होता है, एक समझदार होना होता है। जानकारी एक अलग चीज है, समझदारी एक अलग चीज। जानकारी क्या है कि जैसे गुटखा में पढ़ेंगे, सुरती के गुटखा जो भी होता है उस पर लिखा रहता है इसको खाएंगे तो कैंसर हो सकता है।
लेकिन समझदारी क्या है कि उसको पढ़े, जानकारी तो आ गया कि हम इसको खाएंगे तो हमको कैंसर होगा, लेकिन समझदारी क्या है कि हम उस गुटखे को पढ़ने के बाद, जानकारी हासिल करने के बाद ना खाएं। ये समझदारी है। मतलब अमल में लाना। तो जानकारी होना अलग बात है, समझदारी अलग बात है। जानकारी आपके काम का तब है, समझदारी में परिवर्तन तब होगा जो जानकारी आपके पास है उसको अमल में लाएंगे और उससे सतर्क होने का काम करेंगे। लेकिन क्या है, जानकारी बार बार दिया जाता है, लेकिन ये समाज भुलुआ समाज है और भूल जाता है। इसीलिए ये कार्यक्रम लगाए जाते हैं कि बार बार जानकारी दिया जाए। अभी ये सदन का जो बात मैं बताया कि नेताओं का चरित्र है, वो बोलेंगे कुछ और, करेंगे कुछ और, दिखाएंगे कुछ और, ये समझने की जरूरत है। तो आप जानिए, बाबा साहब जब इस्तीफा दिए तो इस्तीफा देने के बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू, ये बातें इसलिए बता रहा हूं कि दुश्मन कितना शातिर है, ये जो शासक जाति है ये कितने शातिर लोग हैं, ये चीज समझना जरूरी है। जब तक उनके शातिरपना को हम नहीं समझेंगे तो हम लड़ने की बात कर रहे हैं, कैसे लड़ेंगे। तो आप जानिए, जब बाबा साहब इस्तीफा दे दिए तो पंडित जवाहरलाल नेहरू की रातों की नींद गायब हो गई। वो क्या सोचे, ये सदन में शांत नहीं बैठा, कानून मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया तो बाहर शांत बैठने वाला नहीं, और शांत नहीं बैठने वाला है तो पंडित जवाहरलाल नेहरू फटाक से क्या किया, एक आयोग का गठन कर दिया। वो आयोग कौन सा, काका कालेलकर आयोग। और उसमें भी ताज्जुब लगेगा आप लोगों को, आयोग बना ओबीसी के लिए, आयोग बना ओबीसी के लिए, ओबीसी को अधिकार मिलना। और प्रतिनिधित्व किसका होना चाहिए, ओबीसी का होना चाहिए। लेकिन उस आयोग का चेयरमैन किसको बनाया गया, काका कालेलकर को। कहां का, पुणे का ब्राह्मण। और काका कालेलकर 1953 में जब आयोग बना तो 1956 में वो रिपोर्ट भी, सिफारिश भी पेश कर दिए अपना। और सिफारिश जब पेश किए तो सिफारिश, आपको ताज्जुब लगेगा कि सदन में ऐसा पहला चेयरमैन होगा कि वो सिफारिश करके देता है कि ओबीसी की दयनीय स्थिति बहुत बिगड़ी हुई है, ओबीसी को ये मिलना चाहिए, ये सिफारिश दे रहे हैं। और सिफारिश देने के बाद जब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पंडित जवाहरलाल नेहरू को बताते हैं कि काका कालेलकर ये सिफारिश भेजे हैं, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू काका कालेलकर को हाल में ले जाते हैं और कहते हैं कि इसीलिए आयोग का चेयरमैन बनाया कि उनको अधिकार मिल जाए। तो काका कालेलकर को फटकार लगाए, और फटकार लगाए तो काका कालेलकर जो ब्राह्मण आदमी था वो सदन में गया, और सदन में जाने के बाद कहा कि मैं जितनी सिफारिश किया हूं आप जानिए उससे मैं ही संतुष्ट नहीं। ताज्जुब है, वो चेयरमैन आदमी, आयोग का चेयरमैन, रिपोर्ट प्रस्तुत कर दिया, और प्रस्तुत करने के बाद सदन में कहता है मैं उससे संतुष्ट नहीं हूं। तो संतुष्ट नहीं हो तो संतुष्टि वाला रिपोर्ट क्यों नहीं पेश किए। इसका मतलब यह हुआ कि पेश करने के पहले उसके विचार अलग थे और पेश करने के बाद उसके विचार बदल गए। ज्योतिबा फुले कहते हैं कि एक कलम कसाई लोग एक कलम की ताकत को जानते हैं। हमारा समाज अभी कलम की ताकत को सीखना शुरू किया है कि कुछ ताकत होता है, लेकिन एक कलम कसाई लोग जानते हैं कि कलम में कितना पावर, उसका उपयोग करते हैं।